हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 10th अगस्त के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और उसके भी पहले, जैसा कि मैं डेली आपको शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका शुक्रिया सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप जाग जाइए। किसके लिए जाग जाना है? सपने को पूरा करने के लिए जाग जाना है, पूरी तरीके से उसमें लग जाने के लिए जग जाना है और अपनी एबिलिटी को पहचानना है, कमजोरियों को दूर करना है और अपने अंदर सुधार करते रहना है। इस चीज के लिए जाग जाना है। जब आप ये सारे प्रोसेस करेंगे तो निश्चित ही जो आपने सपना देखा है वो एक दिन आपको अचीव हो जाएगा। तो चलिए इस बहुत ही खूबसूरत विचारधारा को अपनाते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको 10 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और वर्ल्ड फ्यूल डे के बारे में बात करते हुए ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में 2015 से स्टार्ट किया गया था। पहली बार भारत का जो पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्टिंग करी गई थी। ठीक है। अच्छा, बायोफ्यूल क्या है पहले ये समझ लें। तो बायोफ्यूल का मतलब है कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से जो निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसे बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है डीजल, पेट्रोल, कोयला, इससे अलग फ्यूल होता है। अच्छा देखो, अभी पूरी दुनिया में हरित ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो रहा है। उसके पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है हमारे पूरी दुनिया में, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो सही से बना रहे और इसके साथ साथ जो हरित ऊर्जा है उसका विकास हो सके और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। भारत ने भी ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं और साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि आत्म भारत अभियान जैसे कई स्वच्छ भारत जैसे अभियान चलाए गए हैं, जिसके तहत हरित ऊर्जा या जैव ईंधन के विकास के बारे में बात किया गया है। तो पूरी दुनिया में इसके लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए हर साल विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। जैसा कि हम नाम भी सुनते हैं, बायो एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायो ब्यूटेनॉल और बायोहाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसे ईंधन तैयार करो जो जीवों से और पेड़ पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उससे बनाए जा सके। अच्छा, सबसे पहले जो जैव ईंधन है इसके बारे में किसने सोचा था? किस साइंटिस्ट ने सोचा था? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले डीजल ईंधन के आविष्कारक, जिन्होंने डीजल को बनाया था, डीजल के बारे में जिन्होंने बताया था, उसके आविष्कारक थे जिनका नाम था सर रुडोल्फ डीजल। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि मूंगफली के तेल का प्रयोग करके, मूंगफली एक वनस्पति है, तो मूंगफली के तेल का प्रयोग करके जो एक इंजन को चलाया था। तो वहीं से एक स्टार्टिंग हो जाती है कि किस तरीके से जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे निकलने वाले जो ऑयल है उसके माध्यम से भी ईंधन को बनाया जा सकता है, ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। तो उनके सम्मान में और सर रुडोल्फ डीजल को याद करने के लिए भी ये दिन हम मनाते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में। क्लियर? देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं जैव ईंधन के विकास के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे दिमाग में आ जाता है वो है एथेनॉल के बारे में। एथेनॉल के बारे में हम कई महीनों से लगातार पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये जो इस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इसका नाम है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। इसके तहत पेट्रोल में 20 से 25% तक एथेनॉल की मात्रा मिलाई जाएगी, जिससे कि पेट्रोल पर जो भारत की सरकार की निर्भरता है उसको कम किया जा सके। है ना। अब इससे क्या होगा? अगर पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी तो नेचुरल सी बात है कि हमें जो हमारा जो पैसा है वो विदेशों में नहीं जाएगा, हम बाहर से नहीं खरीदेंगे पेट्रोल को। अब ये एथेनॉल बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन आता है। तो एथेनॉल बनाने के लिए देखो, यहाँ पर लिखा है ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, फल, सब्जियां, कचरा, मतलब उनका ये जो सब्जियां हैं उनके कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा, गन्ने के रस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2018 में गोबर धन योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है। अच्छा, ये जो योजना है गोबर धन योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्टार्ट करी गई थी। इसका मेन मोटिव ये था कि बायोगैस और बायो सीएनजी में गोबर को परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे कि गांव की साफ सफाई भी हो जाएगी और गांव वालों को
जो ऊर्जा का एक साधन है वो भी मिल जाएगा और उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यानी FSSAI के बारे में। इसके द्वारा एक रूको पहल स्टार्ट की गई थी। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? रूको इनिशिएटिव या रूको पहल को स्टार्ट किया गया था। इसको अगर आप देखोगे तो R फॉर रिस्पॉन्स, U फॉर यूज्ड, C फॉर कुकिंग और ऑयल। ओके, तो यानी कि इस तरीके से जो प्रयुक्त कुकिंग ऑयल है उसको किस तरीके से बायोडीजल में तब्दील किया जा सकता है ना। तो इस पर इन्होंने काम किया है FSSAI AI ने, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 से स्टार्ट की गई थी। अब इसके तहत भी क्या किया गया था कि जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको साफ सुथरा बनाने के लिए 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के बारे में बात की गई थी। यानी कि हम इथेनॉल को डायरेक्ट नहीं पेट्रोल में मिला रहे हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। पहले इथेनॉल, फिर 2G इथेनॉल लेकर आए और फिर अब 2G से हम 3G इथेनॉल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 के तहत जो 2G इथेनॉल के क्षेत्र में विकास को और आविष्कार को बढ़ावा देने के लिए काम स्टार्ट किया गया है। इसके बाद जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 2018 में। अब इस नीति के तहत आप देखोगे कि वनस्पति, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे निकलने वाले जो भी कचरा है, या जैसे सड़ा हुआ आलू है, गन्ने का रस है, चावल है, टूटे हुए चावल है, तो कैसे इन सब चीजों का प्रयोग करके एथेनॉल को बनाया जा सकता है, इसके दिशा में काम किया गया था, है ना। अब इसके बाद जो है एथेनॉल को ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बना लिया गया, और ये जो आधारभूत जैव ईंधन है इनको बनाने के लिए 3 स्टेजेस डिसाइड किए गए, फर्स्ट जी, सेकंड जी और थर्ड जी, ठीक है। फर्स्ट जी में क्या था कि एक नॉर्मल तरीके से बना लिया, सेकंड जी में क्या था कि एथेनॉल और जो ठोस कचरा है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ जाए। थर्ड स्टेज में क्या किया कि जैव ईंधन को बायो सीएनजी के रूप में उसको बनाया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने जो जैव ईंधन है या बायोफ्यूल है उसके विकास में अपना योगदान दिया है और अभी भी इस पर काम चल रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड लॉयन डे के बारे में, विश्व शेर दिवस के बारे में, जिसको हर साल हम 10 अगस्त को मनाते हैं और इस बार भी हम 10 अगस्त को मना रहे हैं। इसके पीछे का मोटिव ये है कि किस तरीके से जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें शेर की जो इम्पोर्टेंस है उसको बनाए रखा जाए और इसकी जो आबादी को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले 2013 में इसको मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2013 में। शेरों के लिए कहा जाता है कि ये बिल्लियों की प्रजाति से रिलेट करते हैं। देखो, अगर शेरों की प्रजातियों को आप बांटेंगे पूरी दुनिया में तो 2 तरीके के आपको शेर दिख जाएंगे। एक है अफ्रीकी शेर, ठीक है, और दूसरा है एशियाई शेर। अफ्रीकी शेर को पैंथरा लियोलियो कहते हैं और एशियाई शेर को पैंथरा लियो पर्सिका कहते हैं। जो एशियाई शेर है इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो फारस से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक आपको दिखेंगे, और भारतीय उपमहाद्वीप में भी जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इनकी संख्या सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर भारत में शेरों की संख्या के बारे में बात करें तो 2020 में जब इनकी गणना करी गई थी तो 674 शेर भारत में पाए गए थे। क्लियर? देखिए स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल, और ये हैं उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश सुभाशीष तलपत्रा। क्या नाम है इनका? सुभाशीष तलपत्रा, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए। ये 33rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं गणेशी लाल जी के द्वारा। अच्छा, ये इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने एस मुरलीधर की जगह ली है। क्लियर? और ये हालांकि इनका जो कार्यकाल है वो 3 अक्टूबर 2023 को समाप्त भी हो जाएगा, यानी कि 3 अक्टूबर 2023 को ये रिटायर भी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बारे में बात करते हुए हमें ये बात पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है इसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते हैं, और इसके मुखिया कौन होते हैं? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, यानी कि CJI इसके प्रमुख होते हैं। अब ये जो कोलेजियम है इसका काम क्या है? तो ये क्या करता है कि जो
जो चीफ जस्टिस हैं अलग अलग स्टेट में, उनका ट्रांसफर करने का काम, उनकी नियुक्ति करने का काम, उनके नाम पर बहस करने का काम और उनका जो है प्रमोशन करने का काम इस कोलेजियम के माध्यम से किया जाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात हो रही है संजय कुमार अग्रवाल जी के बारे में, जिनको सीबीआईसी का चेयरमैन बनाया गया है। 5 अगस्त से इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब सीबीआईसी क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, देखिए सीबीआईसी के बारे में बात करेंगे तो हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके तहत राजस्व विभाग के अधीन ये काम करता है, एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम करता है ये है। और ये स्पेशली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के लिए काम करता है, यानी कि एकीकृत माल और सेवा कर और केंद्रीय माल और सेवा कर के लिए काम करता है। उसके लिए पॉलिसीज बनाता है, गाइडलाइंस देता है और उसको फुलफिल कराने का काम करता है सीबीआईसी। क्लियर? देखिए, क्या आपको पता है कि जो क्वाड देश हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। ठीक है, इन 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। तो ये जो क्वाड देश हैं इनके बीच में जो सालाना युद्धाभ्यास होता है वो होने जा रहा है 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, यानी कि पूरे 10 दिन तक ये चलने वाला है। और कहाँ पर होगा? तो मालाबार के तट पर होगा। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो भारतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा को ध्यान में ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। और ये हर साल किए जाने वाला एक्सरसाइज है, नौसैनिक युद्धाभ्यास है। क्लियर? देखो, होमोसेक्सुअलिटी इस शब्द को बैन कर दिया गया है इराक में। इराक की जो सरकार है उसने एक आदेश जारी करके इस शब्द को और साथ में ही समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी शब्द को बैन कर दिया है और इसकी जगह पर एक नया टर्म इस्तेमाल करने के बारे में बात किया है। वो टर्म क्या है? तो सेक्सुअल डेविएंस टर्म का इस्तेमाल किया जाएगा इराक में। इसके कुछ दिन पहले ही जो इराक की सरकार थी उसने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम को भी सस्पेंड कर दिया है अपने देश से, यानी कि वहां पर टेलीग्राम यूज नहीं किया जा सकता। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात हो रही है माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहना है रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्रालय का ये कहना है कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाएगा। माया ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से भारत में ही निर्मित किया गया है। ऐसा देखा गया है कि 2023 के स्टार्टिंग के तीन महीने में 18% का साइबर हमला होता है। और एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जिसने सर्वेक्षण किया और ये बोला कि भारत के जो 73% संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपको रैंसमवेयर हमले देखने को मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा भारत में। क्लियर? माया ओएस के बारे में बात करेंगे तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको भारत में ही 6 महीने में विकसित किया गया है। इसमें 2 फीचर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऐड किया गया है, एक तो है एंड पॉइंट डिटेक्शन, ठीक है, और दूसरा है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ इसमें विशेष फीचर्स लगाए गए हैं। 15 अगस्त से इसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा भारत में। क्लियर? स्वाति माउंटेन रडार के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय सेना में स्वाति माउंटेन रडार को शामिल किया गया है और ये स्वाति माउंटेन रडार में आपको बताऊं कि बहुत ऊंचाई वाले स्थानों पर अगर दुश्मन के पास कोई अस्त्र है, कोई शस्त्र है तो उसका पता लगा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही स्वाति माउंटेन रडार को शामिल किया गया है भारतीय सेना में। क्लियर? और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? तो इसको जो बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है यानी कि बीईएल है उसके द्वारा विकसित किया गया है, इसको याद रख लेना। और लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी ने इस रडार प्रणाली को हरी झंडी दिखाई है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। स्वाति रडार को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्वाति माउंटेन रडार है, यानी कि पर्वतों पर दुश्मन है उसके पास अगर कोई भी इक्विपमेंट्स है, कोई अस्त्र शस्त्र है तो उसके बारे में पता लगा सकता है। इसके अंदर ऐसे कुछ फीचर्स लगाए गए हैं। ठीक है, देखो नेपाल में लुम्बिनी है। ठीक है, लुम्बिनी बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक तीर्थ स्थल है। वहीं पर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, किसके द्वारा? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और धरोहर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा।
भूमि पूजन किया गया है और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि 1.5 साल में ये जो धरोहर है ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके पीछे का मोटिव ये है कि भगवान बुद्ध का और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और उनका उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके। क्लियर? देखिए, जो बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा तो उसके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित जो तीर्थ स्थल हैं उनको चुना गया है। तो लुम्बिनी चुना गया है जो नेपाल में है। उसके बाद भारत में बोध गया जहां पर पहली बार भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर सारनाथ चुना गया जहां पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जहां वो कुछ दिन के लिए रुके थे। तो इन सब स्थानों पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ न कुछ धरोहर बनाई जाएगी। इसी को बौद्ध सर्किट बनाने वाले तीर्थ स्थल के रूप में हम जानते हैं। और ये बनाया किसके द्वारा जाएगा? तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा बनाया जाएगा, जो जिसका मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और ये पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे बड़े संगठन के रूप में जानी जाती है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ऑस्कर विजेता हैं, अमेरिकी निदेशक हैं जिनका नाम है विलियम फ्राइडकिन। इनका निधन हो गया है 87 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको ऑस्कर मिला था और इनको ऑस्कर कई बार मिल चुका है। और ये अमेरिकी डायरेक्टर हैं और इनका नाम है विलियम फ्राइडकिन। ठीक है। अच्छा, इनके जन्म के बारे में बात करें तो 29 अगस्त 1935 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने द एक्सरसिस्ट और द फ्रेंच कनेक्शन ऐसी मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीते थे। क्लियर? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये मलयालम स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हैं। इनका नाम है सिद्दीकी इस्माइल, जिनका 63 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1 अगस्त 1960 में इनका जन्म हुआ था और एक कॉमेडी शैली के लिए ये जाने जाते हैं। इनकी लास्ट डायरेक्टर जो मूवी थी वो कौन सी थी? बिग ब्रदर नाम की मूवी थी, जिसको 2020 में इन्होंने डायरेक्ट किया था। इसके बाद 2001 में इनकी जो रिलीज मूवी थी फ्रेंड्स, 2004 में एंगल अन्ना, साधु मिरांडा, ऐसी कई सारी फिल्में इनके नाम हैं। जिनकी जिनकी डेथ हो गई है कब? 63 साल की उम्र में हो गई है। और इनका नाम क्या है? सिद्दीकी इस्माइल। क्लियर? इस सेशन में इतना ही दोस्तों। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ, नए विचारों के साथ में, नई बातों के साथ में। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता हो तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपका कोई विचार है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपके विचार, आपके सुझाव बहुत ही प्रीसियस है मेरे लिए, तो वो जरूर मुझे दीजिए। साथ में ही कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।